देखिए, पिछले क्लास में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिचय किया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हम बनाते हैं। दी गई शर्त के अनुसार समीकरण बनाना आपने सीख लिया और समीकरण को बीजगणितीय रूप, यानी जो समीकरण हमने बनाया उसी को बीजगणितीय रूप कहा जाता है। तो बीजगणितीय रूप में निरूपण करना आपने सीख लिया। इसके साथ ही ग्राफीय विधि या फिर जो ज्यामितीय विधि है वो आपने सीख ली थी। थोड़ा विस्तार से आज हम और पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ विधि से क्वेश्चन का हल किस प्रकार से किया जाता है। पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने केवल उनको ग्राफ में निरूपित ही किया था, इसको केवल ग्राफ बनाना आपने सीखा था। इस क्वेश्चन का ग्राफ विधि से उत्तर कैसे प्राप्त करें, हल कैसे प्राप्त करें, जो वेरिएबल्स हैं x और y, जो चर मान होते हैं उनके मान कैसे हम प्राप्त करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। और ग्राफ विधि से क्वेश्चन का हल करना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट में भी फर्स्ट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कोई क्विज थी उसमें भाग लिया। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स थे, क्लास भी 10th है और बच्चे भी 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां 4 अधिक है, इसका मतलब लड़के 4 कम है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे कि दी गई कंडीशन के अनुसार, दी गई शर्तों के अनुसार समीकरण क्या बनेगा। तो हल करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए आपको कंडीशन ये दे रखी है कि कक्षा 10 के 10 बच्चे हैं, तो ये प्रथम शर्त हो गई। और यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या हो रही, तो हमने इनको मान लिया कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या हमने मान ली y। लड़कियों की संख्या कितने मान ली हमने, y मान ली। तो लड़के और लड़कियों की संख्या हमने ये मान ली। फिर जो पहली शर्त है, पहली शर्त इसने क्या दे रखी है कि कुल कितने बच्चे, यहाँ पे 10 बच्चे हैं। कुल विद्यार्थी कितने यहाँ पे 10। तो कुल विद्यार्थी 10 है, इसका मतलब विद्यार्थी का मतलब लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती है। तो लड़के और लड़कियां कुल मिला के कितने हो गए, 10 हो गई। तो ये पहली शर्त हो गई। विद्यार्थी का मतलब लड़के भी हो गए, लड़कियां भी हो गई। फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि लड़कियों की संख्या, क्वेश्चन पढ़ेंगे देखिए इधर, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक कौन है, लड़कियां अधिक हैं, ठीक है। अरे अधिक कौन है, लड़कियां। तो ये तो है लड़के, लड़कों का नाम हमने क्या दिया, x, और ये हो गई लड़कियां। लड़कियों को क्या कहा हमने, y कहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ कि लड़कियां 4 अधिक है। एक बार समझने के लिए मैं बोलता हूं कि लड़कियां तो है 5, तो लड़के कितने हो गए, ये 4 अधिक है, इसका मतलब लड़का होगा 1। अगर 1 लड़का है और 5 लड़कियां हैं, तो लड़कियां 1 + 4 हो गई, यानी पहले से 4 अधिक है। तो इनको बराबर करने के लिए लड़के 4 कम हो रहे हैं, तो लड़कों की संख्या को भी 4 क्या कर दो, बढ़ा दो। तो देखिए ये तो हो गए लड़के और ये हो गई लड़कियां। तो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा गया था कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये गर्ल्स हैं इधर और ये बॉयज़ है। तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये पहले से ही अधिक है, तो आप लड़कों की संख्या को भी 4 अधिक कर दो ताकि दोनों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या फिर आप क्या समझ सकते हैं कि ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो 4 लड़कियां आप कम कर दो, कम कर देंगे तो वो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो ये मैंने ले लिया, लड़कियों की संख्या 4 अधिक थी, तो मैंने लड़कों की संख्या को भी 4 अधिक कर दिया, जिससे दोनों के मान क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो इस प्रकार से दी गई शर्तों के अनुसार हमने समीकरण प्राप्त कर लिए और दोनों समीकरणों को हम ग्राफ विधि से हल करने वाले हैं। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए
हमें इनके बिंदु प्राप्त करने हैं। तो समीकरण 1 से बिंदु प्राप्त करता हूं मैं। समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण 1 से अगर हम बिंदु प्राप्त करना चाहेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का y पक्षांतर होने के बाद में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस y हो गया। अब इसमें y के मान आप सोचेंगे, y बराबर जैसे मैंने लिख दिया 4, y बराबर 4 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y की जगह क्या लिखेंगे 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटा दिया तो 6। इसी प्रकार मैं मान लेता हूँ कि y बराबर 5 हो तो अगर y बराबर 5 होगा तो इस समीकरण में, इस कंडीशन में y की जगह क्या लिख दें, 5 लिख दें, तो x बराबर क्या हो गया, 10 माइनस 5, 10 में से 5 घटाए तो कितना आ गया, 5 आ गया। ये पहले समीकरण की बात होगी। इसके सारणी हम बनाते हैं, सारणी यहाँ बना लें आप, आगे वाले पेज पे बनाऊंगा मैं। समीकरण 2 की हम बात करें तो समीकरण 2 से देखिए, x बराबर क्या हो गया, 4 को उधर भेज दें, या केवल y के बराबर जो लिखा हो उसी को भी आप सरल कर सकते हैं कि y बराबर x प्लस 4 होता है, तो इसमें x का मान सोच लें आप। y बराबर क्या आपके पास x प्लस 4 है, y बराबर x प्लस 4, तो यहाँ x बराबर सोच लिया आप, x बराबर क्या सोच लिया 1। इसको उसी रूप में मैं लिखना चाहूँगा ताकि आगे कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि लगभग कंडीशन में हम ये रखते हैं कि x बराबर इधर और बाकी मान सामने होते हैं। तो समीकरण 2 को मैंने व्यवस्थित कर लिया कि x बराबर प्लस का 4 उधर भेज दिया, माइनस हो गया, तो y माइनस ये क्या हो गया 4। ये यहाँ से भी आप कर सकते थे चाहे तो, लेकिन आगे आप कन्फ्यूजन में नहीं रहे, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, x बराबर y की कंडीशन लिखते हैं, तो उसी फॉर्मेट मैंने इसको चेंज कर दिया। तो y बराबर मैं मान लेता हूँ जैसे 6, क्योंकि y में से 4 घटाना है तो मैं ऐसी संख्या ले लेता हूँ कि ताकि वो 4 में 4 घट जाए उसमें से। y बराबर 6 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह क्या लिखना है 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटा दिया तो क्या आ गया 2। इसी प्रकार y का एक मान और ले लीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 4, y बराबर 4 अगर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह 4 लिख दो तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। इसकी भी सारणी बना लेंगे जस्ट इसी के नीचे। सारणी में पहला मान x का आता है, दूसरा मान y का आता है, आप जानते हैं। ये इधर सारणी होगी, पहला मान x का, दूसरा y का। सारणी के अंदर मान लिख दो। देखिए y बराबर 4 तो x का कितना आया 6। जब y का मान हमने 5 लिखा तो x का कितना आया 5। दूसरी जो सारणी उसमें देखेंगे, जब y बराबर 6 लिया तो y की जगह लिखेंगे आप 6, तो 6 के साथ में क्या आ गया, x का मान 2 आया था। जब हमने y बराबर 4 लिखा, y बराबर क्या लिखा 4, तो x का मान कितना है यहाँ पे 0। इस प्रकार से आपने सारणी प्राप्त कर ली है, बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। प्राप्त बिंदुओं की सहायता से हम क्या करेंगे, अब ग्राफ का निरूपण करेंगे। तो ग्राफ का निरूपण देखिए, तो पहले समीकरण का मैं सारणी बनाऊंगा यहाँ पे और नीचे बना लेता हूँ दूसरे समीकरण की सारणी। पहले समीकरण में x और y के मान क्या लिए थे वो हम ऊपर लिख देंगे। ये मैंने केवल देखने के लिए, बार बार पीछे पेज नहीं पलटना पड़े इसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला जो मान था वो क्या था, 6 4 5 5, 6 4 5 5। और दूसरी सारणी के क्या मान थे आपके पास, 2 6 0 4, 2 6 0 4। इनको हम आलेखित करेंगे। अब ग्राफ बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से चतुर्थांश को कितना लंबा या कितना छोटा रखना है। तो इनके मानों का आप पहले से ही देख लें। जो मान आपको दे रखे उनमें आप देखें x का मान कितना बड़ा हो रहा है। x का मान प्लस में 6 और 5, x का मान प्लस में 2 और 0, यानी ऋणात्मक कोई मान नहीं है, तो ऋणात्मक दिशा में आपको ज़्यादा मान इंगित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस की ओर 6 तक के मान की आपको कम से कम आवश्यकता पड़ेगी, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा खींचिए क्योंकि आगे रेखाएं प्रतिच्छेद भी करवानी होती है। ऐसे ही y का मान 4 5 6 4 ऐसे जा रहे हैं, तो अधिकतम y का मान हमें 6 की आवश्यकता पड़ेगी। 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करेगी ये हमें पहले मालूम नहीं होता है। चलिए देखिए ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ शीट पे आपको ये बनाना होता है। ये x अक्षांश होता है, अक्ष धनात्मक और इधर अक्ष ऋणात्मक, यानी अक्ष डैश से इसको दर्शाते हैं। ये y डैश हो गया।
दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ मूल बिंदु 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो 0,0 बताना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा इधर मैंने लिखा जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 1 2 मान ऋणात्मक के भी आप लिख दें। पैमाना समान लेना है, ऐसे गैप जो इनके बीच में है वो समान लेना होता है आपको, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी लेना, पूरे ग्राफ में एक जैसा पैमाना रखना होता है। -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। तो देखिए पहला मान हम दर्शाने वाले हैं। पहला मान पहले समीकरण से, जब अक्ष का मान 6 है, सारणी में देखिए जब अक्ष का मान 6 है तो इसके संगत y का मान 4 है। अक्ष का मान 6 ये रहा, y का मान 4 ये रहा। जैसे अभी मैंने ये लाइनें खींची है तो ये लाइन आपको नहीं खींचनी होती है। आपकी जो ग्राफ शीट होती है उसमें इस प्रकार से जो ग्रेड्स हैं वो बनी हुई रहती हैं, जो चौकड़ियाँ हैं वो बनी हुई रहती हैं, तो आपको लाइन ऐसे देखनी होती है, मात्र ऐसे मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो बिंदु आ गया आपके पास यहाँ, तो ये संभावित बिंदु हो गया। तो इस बिंदु को मैंने नोटिस कर लिया कि ये अपना बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हम देखते हैं 5,5, यानी अक्ष का मान भी 5 है और y का मान भी 5 है। तो इस बार अक्ष का मान 5 और y का मान 5, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे अपना नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा। तो ये अपना नेक्स्ट बिंदु हो गया। तो ये बिंदु को मैंने नोटिस कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा करके मिलाएंगे। तो ये इनको हमने स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा करके मिला दिया है। ये लीजिए और आगे तक बढ़ा दें। तो इस प्रकार से इसको हमने आलेखित कर दिया है। एरो साइन जरूर लगाएं क्योंकि रेखा खींची जाती है। दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी जब हम दूसरे समीकरण से बिंदु लिखेंगे। तो दूसरे समीकरण का ये आपको बिंदु प्राप्त हुए थे। अक्ष का मान 2 तो y का 6। तो अक्ष का मान 2 कहाँ होगा, देखिए अक्ष का मान 2 ये रहा और y का मान कितना है इसके लिए 6, तो y का मान 6 ये रहा। तो ये संभावित बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। तो ये बिंदु आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे बिंदु आ गया पहला हो गया, और दूसरा जो बिंदु है 0,4, यानी अक्ष का मान 0 y का 4। तो अक्ष का मान 0 यहीं पे है, y का मान 4 कहाँ पर है, यहाँ पे। तो इन दोनों को हम मिला देंगे। तो इन दोनों को आप मिला देंगे स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा करके। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं हम। ये हमने स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा करके इनको मिला दिया है। एरो साइन लगाना होता है और जो अक्षांश होते हैं उनके भी आपको एरो साइन लगाना होता है। अब आप देखेंगे कि दोनों जो रेखाएं हमने खींची है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है ये आपको देखना होता है। एक बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ये, और ये दो बिंदु आपको दे रखे। अब देखिए आप दोनों जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है उनको आप पहचानने की कोशिश करेंगे। ये जैसे अंदाज से, क्योंकि मैंने जो पैमाना लिया वो एग्जैक्ट हाथ से बनाया हुआ है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, और ये इधर आएगा, ठीक है, ये 6 पे मिलेगा इधर। तो इस प्रकार से जो मैंने ग्राफ बनाया है, दोनों रेखाएं जो खींच दी वो कहाँ पे काट रही है, वो यहाँ पे काट रही है। कौन सा बिंदु है ये बिंदु है 6,4 या 7,3 हो जाएगा क्या, एक सेकेंड। अब ये तो अंदाज से बनाया हमने, अंदाज से बनाया है तो कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे x + y = 10 होगा और लड़कियों की संख्या यानी x बराबर क्या हो गया, y - 4। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ यानी कि y - 4 + y = 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = 6 यानी y = 3 आएगा क्या। तो ये थोड़ा ऊपर मिलेगा भाई, ठीक है ना। अब मैंने तो कच्चा ग्राफ बनाया इसलिए वो एग्जैक्ट मिल नहीं पाएगा, ये मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है।
तो अक्स के सिद्ध में 3 हो गया और वाई के सिद्ध में कितना हो गया, जैसे 7 हो गया। ये यहाँ पे मिल रहा है 7 है यहाँ पे ऐसे मान। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है उसको लिखेंगे सबसे पहले। अक्स के सिद्ध में कितना है, अक्स के सिद्ध में 3 है तो यहाँ 3 लिख दें, और वाई के सिद्ध में कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 3,7 हो गया। तो 3,7 हो गया। तो इस इक्वेशन में अक्स की वैल्यू 3 हो गई और वाई की वैल्यू 7 हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है ये बिंदु इस लाल लाइन पे भी है, यानी दूसरी लाइन पे भी है, और ब्लैक वाली पे भी यानी पहली लाइन पर भी है। यानी ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो दोनों रेखाओं के ऊपर स्थित है। तो ये बिंदु दोनों रेखाओं के लिए काम कर रहा है। तो इस बिंदु में अक्स का मान तो क्या हो गया, अक्स का मान तो 3 हो गया, और वाई का मान क्या हो गया, देखो अक्स का मान 3 हो गया इसमें, क्योंकि बिंदु का रूप अक्स कोमा वाई होता है। तो ये 3,7 प्राप्त हो रहेगा आपको। जब ये 3,7 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से अक्स का मान कितना 3 और वाई का मान कितना है 7। अब इसके अलावा ग्राफ को थोड़ा सा और सुव्यवस्थित करना होता है आपको। इन बिंदुओं को आप दर्शाते हैं यहाँ पे, जैसे ये बिंदु 5,5 और ये जो बिंदु था वो 6,4। इधर वाला ये बिंदु कितना हो गया, अक्स का मान 0 वाई का 4 0,4 हो गया, और इधर वाला क्या हो गया था 2,6, अक्स का मान 2 और वाई का 6, और ये बिंदु आपने दर्शा दिया 3,7। यहाँ लिख देता हूँ 3,7, ये आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा जो पहले हमने रेखा प्राप्त करी है, पहली रेखा पर पहला समीकरण लिखेंगे। पहला समीकरण क्या था आपके पास, पहला समीकरण पिछले पेज पे पहला समीकरण ये था x + y = 10। फिर दूसरा समीकरण x + 4 = y। तो ये जैसे हमने पहला समीकरण प्राप्त किया था, इसके ऊपर कहीं भी जहां आपको जगह मिले x + y = 10, और ये दूसरी रेखा, तो दूसरी रेखा के ऊपर दूसरा समीकरण x = y + 4। इस प्रकार से दूसरा समीकरण आप दर्शा दें। अब इसका फाइनल आपको उत्तर लिखना है। ये कार्य तो आपने ग्राफ में किया है, तो अगले पेज पे मैं लिखता हूँ कि इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे ग्राफ से या आलेख से, ग्राफ से दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कौन प्राप्त हो गया, 3,7 प्राप्त होता है। ये जो बिंदु प्राप्त होता है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से x = 3 और y = क्या हो गया 7। अब x और y अपने क्वेश्चन में क्या माने थे हमने, लड़के और लड़कियों की संख्या मानी थी ना, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी आ गई, लड़कों की संख्या x मानी थी जो कि 3 हो गई, और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या y मानी थी तो y कितना आ गया आपके पास 7। तो ये 3 और 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, तो 10 विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दोनों, तो उनका योग कितना हो गया 10। ये पहली कंडीशन हो गई। लड़के और लड़कियां यानी कुल विद्यार्थी 10 हो गई। फिर ये बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़के और ये लड़कियां, लड़कियां 4 अधिक है तो इनमें से 4 निकाल दो, तो क्या हो गई लड़कों की संख्या के बराबर हो गई। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि जो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो 4 लड़के भी अधिक कर दो, तब दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमने क्या प्राप्त कर लिया था, समीकरण प्राप्त कर लिया। और जो समीकरण हमने प्राप्त किया इस प्रकार से, कुल विद्यार्थी x + y 10 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा थी तो हमने लड़कों की संख्या में भी 4 बढ़ा दिए, तब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। पहले समीकरण से हमने बिंदु प्राप्त कर लिए, फिर दूसरे समीकरण से बिंदु प्राप्त कर लिए। जब दोनों आपको बिंदु प्राप्त हो गए तो हमने क्या कर लिया, उनका ग्राफ बनाया। ग्राफ से जो प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हुआ वही हमारा क्या होता है उत्तर। तो प्रतिच्छेदी बिंदु कौन हो गया 3,7 हो गया, अर्थात x का मान 3 हो गया, y का मान 7 हो गया। तो इस प्रकार से लड़के और लड़कियों की संख्या हमने ज्ञात कर ली जो कि 3 और 7 है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन।
सबसे पहले इसका समीकरण प्राप्त करने की कोशिश करेंगे हम। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए मूल्य मान लेते हैं हम, कुछ मूल्य को कुछ मान लेते हैं। तो क्या मान लिया हमने? मूल्य मान लिया एक पेंसिल और एक कलम का। 5 पेंसिल का तो हमने मान लिया कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये। और एक जो कलम है, एक कलम का मूल्य क्या मान लिया हमने? y रुपये मान लिया। कलम का मूल्य कितना मान लिया? y रुपये। तो प्रथम शर्त से या केस फर्स्ट, प्रथम शर्त से क्या प्राप्त हो गया आपको? 5 पेंसिल और 7 कलम। एक पेंसिल का मूल्य 1x, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। 7 कलम, एक कलम का 1y, तो 7 कलम का 7y रुपये हो गया। और कुल रुपये कितने हो गए? ये 50 रुपये हो गए। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। और दूसरी जो शर्त है उसको द्वितीय शर्त बोलते हैं या केस सेकंड बोल सकते हैं। तो दूसरी शर्त से क्या आ गया देखो, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलम यानी 5y, और इनका कुल मूल्य आपको दे रखा है 46 रुपये। ये दो आपको समीकरण प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को हम सरल करेंगे और एक पेंसिल यानी x और y का मान, एक कलम का मूल्य हो जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इन समीकरणों से हम प्राप्त करेंगे बिंदु, और जब बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ग्राफ बनेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा आपके पास? तो समीकरण 1 का जो इक्वेशन लिखा हुआ क्या? 5x + 7y, 5x + 7y = 50। तो यहाँ से देखिए ये 5 गुणा में, अगर उसको लास्ट टाइम उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, या फिर 7 जो गुणा में है तो ये भी भाग में जा सकता है। तो इसी कंडीशन में क्या करना होगा आपको? या तो 5 का भाग लगाना होगा या 7 का भाग लगाना होगा। देखिए अगर हम x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7y इधर आके माइनस हो गया, तो 50 - 7y, और जो 5 यहाँ गुणा में था वो पक्षांतर होने के बाद यहाँ भाग में आ गया। ऐसी कंडीशन बनेगी। 5 का भाग लगाना आसान होता है बजाय 7 के, ताकि बिंदु आसानी से प्राप्त हो जाए। दशमलव के बिंदु नहीं है, ऐसी कोशिश करते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? देखो x बराबर क्या हो गया? 50 - 7y/5। ये x का मान हो गया। ये x का मान हो गया। तो यहाँ से y का मान हम सोचेंगे। अब y का ऐसा मान सोचो जिसको 7 से गुणा होने के बाद में 50 में से घटाएंगे, घटाने के बाद में जो बचेगा उसमें 5 का पूरा भाग चला जाए, ताकि आपको पूर्णांक प्राप्त हो जाए। और पूर्णांकों को ग्राफ में दर्शाना आसान काम होता है। दशमलव में ग्राफ में दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप पूरे मान प्राप्त करें, भाग पूरा चला जाए, ऐसे मान प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा मान आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है कि पूर्णांक नहीं आ पा रहा है, तो दशमलव में भी हम दर्शा सकते हैं। दशमलव का कि आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि दशमलव भी गणित में ही चलता है। तो यहाँ में y का मान अगर 0 ले लूँ तो ऐसा मान सोच रहे हैं कि y बराबर 0 पर x का मान क्या हो जाएगा? 50 - 7 × 0/5। तो x बराबर क्या हो गया? 50 - 7 का 0 से गुणा कर दिया। किसी को भी 0 से गुणा कर दो तो 0 ही बन गया, /5। 50 में से 0 घटाया तो क्या बचेगा? 50 ही रहेगा। और 50 में फिर हम 5 का भाग लगा देंगे तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। 50 में 5 का भाग 10 बार गया। ऐसे ही एक मान और ले लीजिए, 7 × 5 = 35। अगर y की जगह 35 लिख दूँ, y की जगह 5 लिख दूँ तो 35 बन जाएगा। 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 15 में 5 का भाग जा सकता है। तो y का मान जैसे मैंने 5 सोच लिया, y बराबर 5 पर। ये मान आपको कैलकुलेशन के हिसाब से खुद को सोचना है, इनका कोई वैसे नियम नहीं है। जितना आप सोच पाते हैं, जितनी गणितीय संक्रियाएं मानसिक रूप से आप कर पाते हैं, उतना ही आप फास्ट तरीके से सोच पाएंगे। ऐसा कोई है नहीं कि सर 5 सोचे 3 सोचे, फिक्स कोई मान नहीं है इनकी। इक्वेशन चेंज होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे,
तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह 5/50। तो अक्स बराबर 50 माइनस 7 पंजे 35/5। 50 में से 35 घटा दो, कितना बच गया 15। 15/5 यानी 15 में भाग लगा दो, 5 का 5 3 15। तो ये अक्स का मान हो गया। अक्स का मान कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो ये पहले समीकरण से हमने बिंदु प्राप्त कर लिए और इनकी हम सारणी बना लेते हैं। सारणी में यहाँ समझाने के लिए बना देता हूँ, वैसे भी अगले पेज पे बनानी पड़ेगी मुझे। अक्स और वाई, जब हमने वाई का मान 0 लिखा तो अक्स का मान आया 10। जब हमने वाई का मान 5 लिखा तो अक्स का मान कितना आया 3। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये लिखा हुआ था 7x प्लस 5y बराबर क्या 46 था क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। अब अगर देखो यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना है, अगर आप यहाँ से x बराबर लिखना चाहेंगे तो प्लस का 5y उधर जाके माइनस हो गया और बट्टे में क्या आ गया 7। अब 7 का भाग 46 में या कुछ घटाने के बाद में जाएगा तो ऐसा सोचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि 5 का भाग 5 10 15 20 25 ऐसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम 5 को बट्टे में भेज दें, ऐसी कोई कंडीशन बनाना चाहेंगे, यानी यहाँ से 5y का मान प्राप्त करूंगा मैं एक बार। तो 5y बराबर क्या हो गया 46 माइनस 7x। तो यहाँ से y बराबर क्या लिख सकते हो आप 46 माइनस 7x बट्टे 5। तो यहाँ से y का मान आ गया आपके पास। जब इधर y का मान है तो इधर वाला मान सोचना होता है। इधर वाले में तो क्या था, यहाँ तो देखो y का मान था तो यहाँ से हमने y का मान सोचा, यहाँ अक्स का मान है तो अक्स का मान आप सोचेंगे। तो अक्स बराबर क्या ले लें, अब 46 में से कुछ घटाना है, उसमें 5 का भाग जाएगा। तो 46 में से कुछ हम घटाएंगे और उसमें 5 का भाग जाए, तो 5 का भाग जाने के लिए यहाँ इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब इकाई अंक 0 कब होगा, जब इस 6 में से हम 1 घटाएं, यानी कि ऐसी कोई संख्या सोचो जो 7 से गुणा कर दे तो उसमें 1 बन जाए, या फिर 6 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5, और 6 में से अगर 6 घट जाए तो क्या आ जाएगा, 6 में से 6 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि 6 में से अगर 6 घटा दिया तो 0 आ गया इकाई अंक, और 6 में से अगर 1 घटा दूंगा तो 5। यानी 7 के पहाड़े की ऐसी संख्या देखो जिसमें 6 या 1 आता हो। तो 7 के पहाड़े में देखो 1 यानी 21 में बन सकता है 7 3 21। तो 7 3 21 बन जाए, यानी यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, x की जगह 3 सोच सकते हैं। x बराबर 3 पर y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणा 3 बट्टे 5। तो y बराबर क्या मिल गया आपको 46 माइनस 7 21, तो 21 लिख दो यहाँ पे बटे 5। तो y बराबर 46 में से 21 घटाओ, देखो 6 में से 1 घटा दिया 5, 4 में से 2 घटा दिया तो 2 बटे 5। तो इस प्रकार से y का मान क्या 5 प्राप्त हो गया। y बराबर क्या हो गया 5। ये 21 वाला काम तो हो गया। अब 7 के बारे में 6 भी आता है क्या कहीं पे, 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56। तो 56 बना सकते हैं हम, तो 56 बना दो, यानी 8 सोच लो इसकी जगह, क्या सोच लो 8। x बराबर 8 पर y का मान क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणा 8 बटे 5। तो y बराबर 46 माइनस 7 8 56 बटे 5। 46 में से 56 घटाए तो माइनस का 10 बटे 5। तो माइनस के 10 में जब 5 का भाग लगाए तो माइनस का क्या आ गया 2, 5 दूनी 10। और यहाँ से बना लो अपनी सारणी। सारणी बनाना आपको आती है। जब x का मान हमने 3 लिखा तो y का आया 5। जब x का मान हमने 8 लिखा तो y का मान आ गया 2। इनको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। देखिए पहले सारणी 10 0 3 5, 10 0 3 5, ये पहली सारणी। और दूसरी सारणी में देखने के लिए लिख लेते हैं x y। दूसरी सारणी क्या थी 3 5 और 8 कोमा माइनस 2, 3 5 8 कोमा माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले आप ये देखेंगे इसमें कितनी जगह आपको छोड़नी है, कितनी जगह छोड़नी है कि x वाली साइड में धनात्मक साइड में कितनी छोड़नी है और ऋणात्मक साइड में कितनी। तो x का जो मान है वो प्लस का 10 आ रहा है, यानी x का मान में 10 तक की आवश्यकता पड़ेगी, माइनस का x है नहीं।
y का मान 5 है तो यहाँ तक 5 तक काम चल जाएगा। फिर भी 2-4 मान में एक्स्ट्रा लेने होते हैं ताकि प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो जाएं। तो देखिए रेखा बनाता हूँ। ये बना लिया। दोनों साइड एरो साइन आपको लगाना होता है। ये y डैश x, ये x डैश। बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y के मानों को निरूपित कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ लगभग समान दूरी पे मार्किंग हो ताकि ग्राफ सही बने। आपका जो ग्राफ शीट होती है उस पर कॉलम बने हुए रहते हैं तो उनके ऊपर ही आपको लिखना होता है, और ये जो मूल बिंदु होता है वो ज़रूर लिखें। यहाँ मैं अंदाज से मार्किंग कर रहा हूँ तो कुछ मार्किंग कम या ज़्यादा भी हो सकती है, उसको अन्यथा न लें आप, क्योंकि ग्राफ शीट में जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनता है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको मैं ग्राफ शीट पे ही बनाऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो हमने ग्राफ शीट तैयार की है उसके अंदर हम मान लिखते हैं। x और y का मान, देखिए जब x का मान 10 है तो y का 0 लेना है। x का मान 10 है तो x का मान 10 कहाँ पे, यहाँ पे। इसके संगत y का मान 0, तो y का मान अगर ऊपर जाएंगे प्लस में हो जाएगा, नीचे आएंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसके सिद्ध में ही है। तो ये बिंदु हो गया अपना पहला बिंदु, ये हो गया। दूसरा बिंदु x का मान 3 तो y का 5, x का मान 3 तो y का मान 5, तो ये दोनों लगभग यहाँ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अपना बिंदु हो जाएगा ये वाला बिंदु 3,5, यानी दूसरा बिंदु हो गया। दोनों बिंदु प्राप्त हो गए तो दोनों बिंदुओं को क्या कर दो आप, स्केल की सहायता से बिल्कुल सिद्ध में करके मिला दो। स्केल की सहायता से सीधा करके इनको मिला दिया हमने। स्केल थोड़ा तिरछा जा रहा है क्या अपना, कोई बात नहीं, वापस से सीधा करते हैं इसको। देखिए लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी, ये हो गया। और अक्षांशों से आर पार इसको खींच देंगे आप, जैसा भी बनता है। तो ये मैंने पहले इक्वेशन से एक रेखा प्राप्त करी है। दूसरी रेखा देखिए, x बराबर 3 पर y का मान क्या आएगा, 5। x का मान 3 लेना इस बार, तो x का मान 3 और y का मान 5, यानी ये पहले वाला बिंदु ही आ जाएगा। यही बिंदु दूसरे समीकरण में काम में आ रहा है। फिर दूसरा बिंदु 8, -2, x का मान 8 है तो x का मान 8 ये रहा, और y का मान -2 तो y का मान -2 नीचे मिलेगा, यानी कि इसको आप नीचे की तरफ बढ़ाओ तो ये बिंदु आपको मिलेगा। तो इस बिंदु का आप दर्शा दीजिए। तो लगभग ये बिंदु मैंने ले लिया। इन दोनों देखो पहला बिंदु यही आ गया वापस से, जो पहले इक्वेशन में आया था यही बिंदु दूसरे में भी यही बिंदु आ गया। तो इन दोनों को मिलाएंगे आप, तो इन दोनों को स्केल की सहायता से बिल्कुल सिद्ध में करके मिलाना है। तो मिला देते हैं, ये बिंदु को दूसरे बिंदु से मिला दिया। दोनों रेखाएं जहां मिल जाती है वही क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, और प्रतिच्छेदी बिंदु ही अपने क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए मैंने कोशिश करी है सिद्ध में मिलाने की। तो यहाँ आपको प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा प्राप्त हो रहा है, ये देखिए x के सिद्ध में 3 है और ये y के सिद्ध में 5। ये आपको डॉट डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपके ग्राफ शीट पे लाइनें खींची हुई रहती है तो आप वहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं। ये हो गया 3,5, और ये बिंदु क्या है था 8,-2, 8,-2। ये बिंदु अपना 10,0, और ये एक बिंदु दोनों में काम में आएगा तो इसको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो पहला समीकरण था, पहला समीकरण ये था, इसकी लाइन हमने ये खींची थी, तो उसको यहाँ हम आलेखित करेंगे, इसको बताएंगे यहाँ पे। पहला समीकरण क्या था, 5x + 7y = 50, वो यहाँ पे लिखना आपको। पहली रेखा ये थी 5x + 7y = 50,
और ये दूसरी रेखा, तो दूसरी रेखा के ऊपर लिख देंगे दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46। इसके अलावा आपको देखो वैसे पैमाना लिखना होता है। अगर पैमाना हम एक एक इकाई लेते हैं तो उसको ज़्यादा इंडिकेट करने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम लिख देंगे पैमाना। जैसे ये जो हमने काउंटिंग ली है तो आपके ग्राफ शीट में ऐसे चौकड़ियाँ आती है, चौकड़ी जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा। तो ये जो काउंटिंग आप लिख रहे हैं, ये जो पहाड़ा आप लिख रहे हैं 1 का, 2 का, 10 का, 100 का, वही क्या होता है? पैमाना होता है। इसको हम 1 सेमी बोलते हैं। ये जो चौकड़ी होती है वो 1 सेमी की होती है। तो इस 1 सेंटीमीटर के बीच में आपने कितनी मान ली है, कितना मान लिया, वो उसका पैमाना हो जाता है। यहाँ हमने 1-1 की लिया, देखो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, तो 1-1 की गिनती चल रही है, 1-1 का पहाड़ा चल रहा है। अगर हम किसी मान में से लेते हैं कि 10, 20, 30, तो ये 10 का पैमाना हो गया। अगर हम ये लेते हैं कि 100, 200, 300, तो ये 100 का पैमाना हो गया, क्योंकि यहाँ 100 की टेबल काम कर रही है। तो यहाँ x अक्षांश और y अक्षांश दोनों में हमने 1-1 इकाई काम में ली है। तो पैमाना हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये पैमाना इधर ऊपर आपको लिखना होता है। और ये ग्राफ में हमने जो फॉर्मेलिटीज करनी थी, जो मान आपको बताने थे, वो कंप्लीट बता दिए हैं। अब इसका उत्तर लिखना होता है। उत्तर लिखेंगे, अभी 1 नंबर और मिलेगा आपको। यहाँ तक आपने कर लिया तो अभी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे, 6 में से 5 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। इसका फाइनल उत्तर आप ये जो हमें प्राप्त हो गया ये लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में इसने पूछा था कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो पेंसिल थी x रुपए की और कलम थी y रुपए की। तो ये चीज़ तो इसको बतानी पड़ेगी ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा अपनी भाषा में लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ से या आलेख से, ग्राफ से दोनों रेखाओं का क्या प्राप्त हो रहा है आपको? प्रतिच्छेदी बिंदु। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ? 3,5 प्राप्त होता है। 3,5 प्राप्त होता है। अतः x बराबर 3, पहली जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज x को इंडिकेट करती है और दूसरी वैल्यू किसकी हो जाएगी? y की। अर्थात x क्या था? x क्या माना था आपने? x का मतलब क्या था? एक पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य आ गया, अर्थात एक पेंसिल का मूल्य x हमने माना था, जो कितना आ गया? 3 रुपये। और एक जो कलम थी, कलम का मूल्य हमने क्या माना था? y रुपये माना था, जो कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये 5 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से अपना फाइनल उत्तर हुआ 3 रुपये और ये 5 रुपये। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ इक्वेशंस पहले से दे रखी है और उन इक्वेशन से आपको क्या करना है, देखिए जो प्रतिबंध आपको बताए थे शुरुआत में, उन प्रतिबंधों का यहाँ काम है। अनुपातों की आपको तुलना करनी है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। इन अनुपातों की तुलना करते हुए आपको क्या बताना है कि जो समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं, इनसे जो रेखाएं बनेगी, रेखा बनानी नहीं है, आपको पहचान करनी है कि जो रेखाएं बनेगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं अथवा संपाती रेखाएं हैं। बिना ग्राफ बनाए आपको इनकी पहचान करनी है। तो देखिए अनुपातों की हम तुलना करते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वहाँ से हम A1/A2, B1/B2 इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट मैं थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ, बाकी आगे मैं शॉर्टकट बताऊँगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हम A1 बराबर लिखेंगे 5, पहला समीकरण, और B1 बराबर लिखेंगे कितना? माइनस का 4, और C1 बराबर क्या लिखेंगे? प्लस का 8। दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो है आपके पास 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो दूसरे समीकरण के जो गुणांक होते हैं उनको हम A2, B2, C2 इस प्रकार से बोलते हैं। तो A2 बराबर कितना हो गया? 7, B2 बराबर हो गया 6, और C2 बराबर कितना है यहाँ से? माइनस के 9। C2 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे?
-9। तो ये तो अभी मान लिखे, इनके अनुपातों की गणना करेंगे हम। तो देखिए A1/A2 कितना आ रहा है, इधर लिख लेता हूँ पहले मैं। A1/A2 कितना आएगा, तो A1 कितना देखिए 5, A2 कितना आया 7। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं 5/7 किसी नंबर से? कैंसिल नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। B1/B2 कितना है, B1 देखिए -4 है और B2 कितना है 6। 2 के पार्ट से कैंसिल कर दिया तो -2/3 हो गया। ए और बी के अनुपातों की तुलना कर लो एक बार आप। ये धनात्मक आ रहा है, ये ऋणात्मक आ रहा है और संख्या भी समान नहीं है। संख्या समान होती और ऋणात्मक धनात्मक होता तो हम उनको बता दें कि ये समान नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस कभी भी समान नहीं होते। तो जो A1 और A2 का अनुपात आ रहा है वो धनात्मक है 5/7 और B1 B2 का मान ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक देखते ही हमें मालूम हो गया कि दोनों बराबर नहीं है, तो C को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये कंडीशन आपको प्राप्त हो रही है। तो ये कंडीशन कब होती है? जब आपको साधनीयता के प्रतिबंध बताए थे, वहाँ पे आपको तीनों चीज़ों के बारे में बताया था कि A, B, C के जो अनुपात होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। एक बराबर होता है C वाला B के बराबर नहीं होता है। ऐसे 3 कंडीशन बताई थी जिसमें प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती रेखाएं हमने प्राप्त करी थी। तो ये जो कंडीशन होती है वो पहली कंडीशन होती है, अर्थात समीकरण युग्म से कैसी रेखाएं प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। यही तो बताना था कि इसमें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। कैसे मालूम हुआ? हमने A1 A2 B1 B2 के अनुपात चेक कर लिए, ये बराबर आता है, बराबर नहीं आता है। वो जो कंडीशन आपको शुरू में बताई थी उन कंडीशन के अनुसार, इन शर्तों के अनुसार हमने चेक कर लिया कि जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता तो इसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। आगे इसमें डिटेल आपको नहीं लिखनी है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही है तो एक हल होगा, और जब हल हो जाता तो हम क्या लिखते हैं? संगत समीकरण होगा। अगर पूछता तो हम लिखते हैं, यहाँ नहीं पूछा तो इन चीज़ों को यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। नोट कर लें आप इसको। इसका दूसरा देखेंगे आगे। तो देखिए दूसरे में गुणांकों की तुलना करते हैं हम। तो A1/A2 ये दूसरा पॉइंट इधर ही कर लेते हैं हम क्वेश्चन के साथ ही। पहले में जो मान है वो A1 B1 C1 हो गया और दूसरे के जो मान है वो A2 B2 C2 हो गया। तो A1/A2, A1 कितना है यहाँ पे 9, A2 यानी दूसरे समीकरण में 18, तो ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी 1/2 हो गया। B1/B2 कितना है यहाँ से आप देखेंगे तो B1/B2 हो गया 3/6, तो ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 क्या हो गया 12/24, तो ये भी 12 के पार्ट से कैंसिल हो रहे हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो तीनों मान बराबर आ गए। यहाँ पे तीनों मान बराबर आ गए तो कंडीशन क्या हो गई? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं तो मैंने कंडीशन बताई थी आपको। कंडीशन क्या बताई थी? जब तीनों मान बराबर प्राप्त होते हैं तो वहां से हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होती है। कैसी रेखाएं प्राप्त होती है? समपाती, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जाती है तो समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता कि समीकरण की प्रकृति बताओ कि समीकरण संगत है या असंगत, तो जब समपाती रेखाएं प्राप्त होती है तो इनके अनंत हल विद्यमान होते हैं, और जब हल विद्यमान है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके समीकरण कैसे हैं? संगत। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं पूछी तो इसको हम यहाँ नहीं बताएंगे, जितनी बात पूछी उतना ही आपको बताना है। इसमें तीसरा पॉइंट और थोड़ा समझा देता हूँ मैं, केवल अनुपातों की तुलना करके बता रहा हूँ। देखिए A1/A2 क्या हो गया यहाँ पे? ये 6 2, तो 6/2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2, अनुपात के रूप में लिखना, बट्टे में 1 लिखना होगा आपको यहाँ पे। B1/B2 कितना हो गया? देखिए B1 -3 और ये कितना -1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो गुणा में क्या होता है? 1 होता है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3/1। और C1/C2 क्या हो गया? यहाँ पे देखिए C1 10 है और ये 9 है C2, तो 10/9, 10 और 9 कैंसिल हो गए, किसी से नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शुरू वाले 2 मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, तो क्या कंडीशन प्राप्त हो गई?
A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2। तो ये जब बराबर नहीं है तो इस स्थिति में क्या हो गई, देखो ये B इसको तो बोल रहा है कि हाँ सही है, उसको बोल रहा है हाँ सही नहीं है, तो गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब साथ तो चलता है लेकिन साथ नहीं देता है, अर्थात समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। अरे समांतर रेखाएं साथ साथ तो चलती है लेकिन कभी मिली हुई रहती है क्या, इनके बीच में गैप हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। ये जो आपको क्वेश्चन सेकंड बता दिया, रेखाओं की प्रकृति इसने पूछी थी, एक क्वेश्चन डिटेल से बता दिया, इनके मैंने संकेत बता दिए, डिटेल से आप स्वयं इनको लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।